चलो बच्चों, 7:30 बज गए शाम के। सुबह से क्लास पढ़ाते पढ़ाते अब बारी है आखिरी में एक यूट्यूब के हमारे व्यूवर्स के लिए। और हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, हमें सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होता रहेगा। अगर आप अच्छे जेईई मेंस के एस्पिरेंट हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको ज़रूरत का कंटेंट भी मिलेगा और आपके जो पेपर संबंधी सोल्यूशन का मैटर है। देखिए, आज हमने जेईई मेंस फिजिक्स का 12 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 का एक पेपर सॉल्व करने के लिए लाया हूँ मैं आपके साथ। और आपको मैं फिर दिखाऊंगा कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप अपने फिजिक्स का पेपर कैसे सॉल्व। बहुत खूबसूरत सा पेपर है, कंसेप्ट आप देखेंगे। और मैंने कहा, एक बार फिर से दोहराता हूँ कि अगर आप अच्छे एस्पिरेंट बनना चाहते हैं तो अपने 11th-12th के बेस स्टडी पर ध्यान। आप अपनी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों तो कुमार मित्तल पर पूरा फोकस किया करें, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई के बच्चे हों तो एहसन दिल से लगाया करें। मेरी कोई गुजारिश आपसे नहीं कि बड़ा काम आप करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर 2-2.5-3 लाख खर्चा करने के बाद आप 15 सवाल अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप जेईई मेंस छोड़ दो, मत करो। लेकिन अगर थोड़ा तो बोर्ड का पढ़ करके 20 क्वेश्चन अटेंड कर पाते हो तो सच आंसर से मिल लो एक बार ज़रूर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आज हमारे पास फिजिक्स में जो पेपर है उसका क्वेश्चन क्या कहता है, कैसा आया है, उन्हें क्या सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव में डाल के छोड़ दूंगा और आप आराम से उसे सॉल्व करिएगा, कोई समस्या नहीं होगी डेफिनेटली। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ और क्वेश्चन रीड करके मैं आप तक सवालों का जवाब पहुँचाता हूँ। पहला सवाल देखें, आप क्लास 12th की अपनी फिजिक्स खोलिएगा, उसमें क्वेश्चन का जवाब आपको एक फार्मूले के रूप में मिलने वाला है। डबल द कवरिंग रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर, इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। तो उदय, कवरिंग रेंज या डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई हाइट से संबंधित फार्मूला है क्या एंटीना के? 2HR, या R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, H इज द हाइट ऑफ एंटीना टावर, D इज द कवरिंग डिस्टेंस। यही है। तो कह रहा है कवरिंग डिस्टेंस को डबल कर दें तो एंटीना की हाइट का क्या होगा। अब कवरिंग डिस्टेंस को डबल चाहिए तो अब अर्थ की रेडियस पर तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, हाइट को 4 गुना करना होगा। अगर डी को डबल करना है तो हाइट को कितना करना है? लीजिए, आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड। प्रेजेंस आप माइंड लगाइए कि डी को डबल करना है तो एच को कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, तभी तो होगा। पहला सवाल भाई खत्म होता है, सवाल खत्म, काम खत्म। अगला सवाल आप इमेजिन करें, आपको मैं 15 मिनट के अंदर इसके 15 ऐसे क्वेश्चन लगवा दूंगा जो 10 सेकंड में निकल जाने। राइट, आइए अगला सवाल आपके लिए हाजिर है। बस मुझे इतनी जगह चाहिए ही एक सवाल को लगाने की, इतनी जगह, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। मैं एक सवाल लगा के मिटाता रहूँगा। सौरभ, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, क्या सवाल है, गजब। चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या सवाल है। मेरे वो बच्चे जो इस समय क्लास 12th के भी स्टूडेंट हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच कर लें। हमारी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट, इस समय करेंट ईयर के स्टूडेंट, बहुत अच्छे विद्यार्थी पढ़ा रहा हूँ इस समय में, वो सारे बच्चे हमारा हनी है और IIT एस्पिरेंट के अच्छे कंटेंडर, हमारे साहिल और मल्लिकार्जुन, ये सब लोग इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और उनको इस 12th और 11th के सिलेबस से कम 15 क्वेश्चन आज ऐसे दिखेंगे जो IIT मेंस 2019 में एज इट इज आएगी। लाइए, क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में इस जगह को टाइम 2 सेकेंड बोला गया है, इस जगह टाइम बीच में कहीं 4 सेकेंड लाया गया है, यहाँ टाइम को कहीं 6 सेकेंड लाया गया है, इस टाइम को कहीं लेकर के 8 सेकेंड दिखाया गया है। और ये चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्यूटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? क्यूटी ग्राफ। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो सबको एक सीधी सादी बात मैंने करंट पढ़ाते हुए बताई थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और कब? t बराबर 4 सेकेंड पर। तो हमने देखा जब टाइम मेरा 4 सेकेंड है तो मेरा चार्ज जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उदय
देखे t बराबर 4 सेकंड पर चार्ज ग्राफ में कांस्टेंट दिख रहा है ना, मैं तो डेटा भी नहीं भरूंगा, मैंने देख लिया चार्ज कांस्टेंट चल रहा है, और चार्ज अगर 4 सेकंड पर कांस्टेंट पोजीशन में है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मेरा आंसर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। 0 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द परफेक्ट। अगला सवाल ग्रेविटेशन से है, क्लास 11th के सिलेबस से। तो हम अपने 12th करंट ईयर के बच्चों से गुजारिश करते हैं इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा देखें। आपको 15 क्वेश्चन विद इन 15 टू 20 मिनट दिखाएंगे कैसे लगाए जाते हैं। बहुत सारे सवाल 12th के सिलेबस जो हमें भी पढ़ा चुके हैं उससे मैच कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आए हैं। आप देखिए, 2 सैटेलाइट ऑफ मास, 2 सैटेलाइट A and B have masses m and 2m respectively, m and 2m respectively. A is the circular orbit of R, B is a circular orbit of 2R. Around the Earth, the ratio or kinetic energy are TA and TB. कह रहा है the ratio of kinetic energies TA and TB. हमें kinetic energy के रेशियो चाहिए, तो जरा बनाइए। जिन बच्चों ने मेरे साथ ग्रेविटेशन पढ़ा वो एकदम हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारी अर्थ होती थी, ये हमारी अर्थ की रेडियस RE, हमारी अर्थ का मास ME। बोला 2 सैटेलाइट हैं, पहला वाला सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, ये R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये पूरी सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस R है, पूरी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस R है। और दूसरा सैटेलाइट है जिसका मास शायद 2m बताया जा रहा है, बिल्कुल बताया जा रहा है, और उसकी सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस 2r है। ये घूम रहे हैं। उदय क्या कहते हैं? हमें इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाए तो काइनेटिक एनर्जी दौड़ते हुए मिल जाएगी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का कोई फार्मूला याद आता है आपको? क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला भाई उदय बता रहे हैं, रूट कैपिटल GME अपान R। हाँ, वही पूरी डिस्टेंस यही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की रिलेशन यही होती है। यहाँ ME इज द मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट का मास जो है गोल, बिल्कुल गोल हो जाएगा। तो पहले वाले की सीन ये होगी और दूसरे वाले की अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालूंगा तो ये V1 कह दिया जाए, इसका नाम V2 बोल दिया जाए। वो क्या हो जानी चाहिए? कैपिटल G एज ए कॉन्स्टेंट, ME एज ए कॉन्स्टेंट एंड 2R। उसने कहा काइनेटिक एनर्जीज के रेशियो बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी का जब रेशियो बताएंगे तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे K1 K2 लिखना चाहिए। साहब ने TA TB लिखा है तो हमें क्यों परेशानी? TA रहेगी तो हाफ MV स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि T फॉर टाइम पीरियड तो नहीं पूछा है, लेकिन उसने पूछा है द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो इट इज TA हाफ M। पहले सैटेलाइट का मास M है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल G ME अपान RE डेफिनेटली। और TB हाफ, उसका मास शायद 2m है और GME तो कांस्टेंट है, यहाँ 2R हो जाएगा। तो कमाल हो गया, ये कैंसिल हो गई, बोथ आर सेम। TA TB का रेशियो सेम हो गया, इसका आंसर D होगा जो 1 होगा, रेशियो से बना जाएगा। देख रहे हैं आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर इन 3 क्वेश्चन को फिनिश कर चुके हैं। अब वो बच्चे हमारे साथ तैयार हो जाएं जिन्होंने खूबसूरत सा SHM हमारे साथ पढ़ा था। एक ज़बरदस्त सवाल SHM से आने वाला है, आप तक पहुंचा रहा हूं। और ऐसे सवाल NCERT में एकदम डिक्टो पैटर्न पर रखे हुए हैं। आप NCERT जाकर के खोलिए, अपनी बुक का बेसिक ऑब्जेक्टिव खोलिए, वहाँ भी ये सवाल मौजूद है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे इस सवाल से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। y = 5 साइन 3πt। मैं फिर कहता हूँ, सभी बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी पढ़ाई को सिस्टमैटिक करने, आपका डर हमेशा के लिए भाग जाएगा। बस आइए तो सही सिस्टम में। द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। हमें एम्पलीट्यूड भी पूछा है और टाइम पीरियड भी पूछा है। तो जब तक ये अपने सिस्टम में सही नहीं हो जाती है तो ना ही, हाँ हमारी, आपको पता है SHM या वेव की जनरल इक्वेशन y = a sin ωt ± के फॉर्म में होती है। यही है। तो चलो 1 मिनट लगेगा अगर आपने थोड़ी भी, आप क्योंकि IIT का पेपर सॉल्व करें तो मैथ भी आपके पास होगी। तो इस 5 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो और 5 यहाँ भी कर दो। और आपको पता है ये a cos θ + b sin θ का फॉर्म है।
a cos थीटा प्लस, और पूरी गणित में a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म का एक ही तोड़ होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमें लगता है ओरल कर लेना चाहिए हमको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, पक्का करेंगे? तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है? अरे 25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और वो 75, 25 75 100, 100 का रूट 10 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, यही बेसिक थॉट है हमारा। नहीं करेंगे क्या? और जब कर ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 10, 1/2 हो गया क्या? इसको काट डालो। तो जरा देखो एक बार सीन को पिक्चराइज करो, साइन ए काश बी और प्लस कॉस ए साइन, क्या बात है, साइन ए कॉस बी तो 1/2 cos 60 होता है, और कॉस ए साइन बी साइन रूट 3/2 साइन 60 होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह 3πt और बी की जगह π/3। मैंने पहले ही लिख दिया था y = a sin ωt। तो अब बच्चे अगर इसकी कंपैरिजन कर पाए तो उसने एम्पलीट्यूड पूछा था जो पहले ही आ गया है 10, और साथ में क्या पूछा था? टाइम पीरियड। तो ये ωt है, तो ωt = 3πt, t से t उड़ा डाला जाए और टाइम पीरियड निकालने जाएंगे तो 2π/t = 3π। फील अच्छा दे रहा होगा उदय? तो टाइम पीरियड t = 2/3 सेकेंड। तो 10, 2/3 कोई ऑप्शन होगा वो हमारा सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं तूफानी सवाल चौथे पाँच में लगाते चले गए हैं, किसी सवाल में क्या 30 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लगा है क्या? चलते रहो, अभी तो मुझे बताने हैं, अगर ये लगाने होते तो शायद अब तक खत्म हो गए होते 15 सवाल। हाँ, अगर लगाने होते, हमें लगाने होते या आपको लगाने होते सर, तो इतनी देर में 15 सवाल निपट गए होते, जबकि 15 मिनट अभी नहीं हुआ होगा। वीडियो का टाइम देख लो। चलो एक और बढ़िया सवाल करंट एनालिसिस से है, खूबसूरत सा सवाल। मैं तुमको इस पूरे पेपर में भी ऐसे से सवाल दिखा दूंगा कि कुछ सवाल तो ऐसे डायरेक्ट ही हैं, सीधे सवाल रखे गए हैं, और एक नहीं, ये रोज मैं अभी आज चौथा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, सब दिन यही दिखाया है, कुछ नया दिखाया हो यार। आगे सवाल देखो उदय, क्वेश्चन नंबर 5 क्या सवाल है? करंट को लेकर के सवाल डिजाइन किया गया है, बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। बहुत स्मूथ और इजी सब्जेक्टों में से हमारा ये फिजिक्स होता है, आपको पता है। ये तो हमारा तो वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स भी हम आपको पूरी पढ़ाया करते हैं, तो मैथ्स तो है, बस वर्किंग प्रोसेस में होती है कि आपको आती है तो आती है, नहीं आती तो फिर जाती है। लेकिन ये तो आने और जाने वाला मामले नहीं है, ओरिजिनल चीज़ है, बस पढ़िए। जब क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन में इसको I5 नाम दिया है, इस ब्रांच की करंट का नाम I6 दिया है, फर्जी है, I5 I6 बराबर होंगे। हाँ, वो नौटंकी करने में लगा और कुछ थोड़ी ना है। इधर एक करंट जो जा रही है उसका नाम I3 दे दिया है, वो तो प्लानिंग पहले से पता चल रही है। इधर को एक करंट जा रही है, इसका नाम I4 दे रखा है। इधर एक करंट ऐसे तोड़ के घुस गई है, इसका नाम I2 दे रखा है, इसका नाम I1 दे रखा है। सभी रजिस्टेंसेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। अब देखना क्या सवाल है, हमारे 12th के बच्चे फोकस करें। इतना खूबसूरत सवाल आपने कभी लगाया नहीं होगा, टॉप का फर्स्ट ला पूछा है। हाँ, जंक्शन ला से। तो सुनो, I1 की वैल्यू बताई है माइनस की, ये में डेटा भरते जाओ, माइनस का 0.3 ये क्वेश्चन में दे रखा है। I4 की वैल्यू बताई है शायद 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। I5 की वैल्यू बताई है 0.4 एम्पियर, I5 की वैल्यू है 0.4 एम्पियर। अब बाकी के बारे में पूछा है, I2, I3, I6 बची हुई है। I2 बची है, I3 बची है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, और I6 बची है। तो I6 तो आंख मूंद करके पहले लिख दीजिए, I5 I6 अलग अलग नहीं हो सकती हैं, जो करंट इसमें जा रही वही इसमें जाएगी। तो पहले तो इसका आंसर सबसे पहले लिख दीजिए। अब सीक्वेंस में 0.4 जो है 3 जगह है, नहीं तो अब तक मैं मार दिया होता। I3 0.4 हो जाएगा, 0.8 आ रहा है। हाँ, अब I5 की वैल्यू I6 की वैल्यू सेम है, अब I3 कहाँ है? ये अब देखो दिखने में लगा है,
यहाँ 0.8 चली आ रही थी, Yes, sir. इसकी 0.4 टूट के चली गई, तो इसका मतलब ये 0.4 कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.4। हाँ, क्या सवाल है, कमाल का सवाल है, मतलब कुछ नहीं करना है, मुफ्त में बट रहा है। 0.8 चली आ रही थी, 0.84 ऊपर टूट गई, तो कितनी चली गई इधर? 0.4। अब आगे का हिसाब लाओ। 0.4, हाँ 0.4 और 0.4 ये दोनों मिल करके इधर लिख रहे हैं। I2 भी चाहिए क्या? अब हो गया आंसर, वही आ गया होगा, अब कुछ ज़रूरत नहीं है। I6 की वैल्यू 0.4 थी, वो भी 0.4 थी, तो पहले ही आंसर सही है, बातें खत्म हो गई। हाँ और क्या, 0.4 लास्ट में 3 ऑप्शन है, A, C और B, और उसके साथ 0.4 का केवल एक ही ऑप्शन है I3। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर I2 निकालेंगे, जरूरत नहीं, बाकी निकाल भी तो सकते थे। 0.0। हाँ कितना हो जाएगी? 0.1। 0 पॉइंट, अरे जोड़ देंगे। हाँ हाँ बस कैलकुलेट हो जाएगी, 1.1 एम्पियर आ जाएगी, वही आएगी। अरे 0.8 तो यही आ रही है, ये सर। और माइनस की ये है, इसका मतलब इधर को नहीं, ये ऐसे ही आ रही थी, ये माइनस साइन बता रहा है, ऐसे नहीं जा रही है, ये उल्टा है। तो ये भी 0.3 आ गई, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.3 सब मिल के इसमें घुस जाएंगे, यानी 1.1। तो सीक्वेंस से 1.1, 0.4, 0.4 एक ही ऑप्शन है पहला। क्या कहते, बट रहे हैं कि नहीं बट रहे हैं? अब बटोरने वाला चाहिए, अब बटोरने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में तो क्या करेगा कोई भाई, कहीं मिठाई थोड़ी ना रखी है। अब यही बात रोज समझा रहा हूँ, अब नहीं आ जाओ समझ में आए तो क्या कर सकते हो। चलो आप देखना, इसे लाइन से लगते जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी, एक सीक्वेंस में सवाल है, ऐसे छपे हैं पेपर में, ऐसे सीक्वेंस में मिलते जाएंगे आपको, लड़ाई नहीं करनी है। क्या है सवाल देखना, फिर से एक सवाल, ए लोड ऑफ m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टील वायर। एक मैंने देखा कि 11th के सेक्शन से ये इलास्टिसिटी और वो ग्रेविटेशन एकदम मस्त रहता है। हाँ एक एक सवाल बनना ही बनना है, मतलब एक बट नहीं करता है। कह रहा है एक लोड है कैपिटल M मास का, वो यहाँ लटकाया है, तार जो था उसकी लेंथ दे रखी थी 2 मीटर। अब हमें लगता है जो बच्चा 11th में ईमानदारी से पढ़ा होगा इस सवाल को लगाए बिना नहीं आएगा। रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो इस तार की रेडियस 1 मिलीमीटर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में ही जाएगा, 1 मिलीमीटर है तो -3 हो जाएगा। द इंक्रीज इन द लेंथ, तो इंक्रीज लेंथ को बच्चे हमारे स्मॉल ईयर बोलते हैं, तो स्मॉल ईयर की वैल्यू बताइए 4 mm। क्या सवाल है यार, बेइज्जती करवाने वाला है। इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2, अब थोड़ा मजा देगा। एक ऐसे लिक्विड में मेटल बॉल डुबॉल दी गई है, जो भी ये बॉडी है, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ लेड इज 8। नाउ द लोड इज फुली इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ लोड इज 8। सुनना, ये रिलेटिव डेंसिटी एक बड़ा मैटर है, पर जानते हैं क्या है वो? रिलेटिव डेंसिटी रिलेशन हमेशा पानी से है। एक जो मटेरियल है वो पानी से 8 गुना ज़्यादा भारी है, और जो लिक्विड जिसमें डुबोया गया है वो पानी से 2 गुना ज़्यादा भारी है। हाँ नहीं, अब सवाल थोड़ा वजनदार हो गया, अभी हमको हल्का लग रहा था पढ़ने पे, अब सवाल वजनदार हो गया, बात करनी पड़ेगी। जो भी ये वजन था, हमें नहीं पता है कितने किलो था। न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ इन स्टील वायर। अच्छा थोड़ी खेल और खेला गया है। पहले जब इसको लटकाए थे हवा में तब ये 4 मिलीमीटर बढ़ा था केवल, यानी पहला मामला ये था कि y बराबर m वजन पूरा रहा होगा, g रहा होगा, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर रही होगी, एरिया पाई r स्क्वायर रहा होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ी हुई लेंथ 4 mm रही थी। हमें क्योंकि कंपेयर करना है तो यूनिट को रखने का ख्याल ही नहीं लाना है, राइट। हमें आर की भी वैल्यू नहीं लिखनी है। अब होना क्या है, जब ये पूरे सिस्टमों को डुबो दोगे एक लिक्विड में, तो जो ये यम था वो पूरा यम के जैसा काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा ना। हाँ, कुछ अपथ्रस्ट लगेगा, और अपथ्रस्ट में डेंसिटी का रोल है। इस मटेरियल की डेंसिटी पानी की तुलना में 2 गुनी है, यानी इस मटेरियल की डेंसिटी को हम कह सकते हैं 2 × 10⁻³ ऐसे बोलो। और जिस लिक्विड में इसको डुबोया गया है, डेंसिटी है ना ये रो, और जिस लिक्विड में इसको डुबोया गया है उसकी डेंसिटी है 8 × 10⁻। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब उसका रिलेशन पानी से,
तो लिक्विड की डेंसिटी पानी के तुलना में 8 गुना है, और इस मटेरियल की डेंसिटी मटेरियल की ज़्यादा है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल की इतनी है और लिक्विड की इतनी है। लिखा ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ फ्लूइड इज 8। मटेरियल की डेंसिटी 8 × 10⁻3, लिक्विड की डेंसिटी इतनी। तो अब हमें ये देखना है, तार तो वही है, अब m की वैल्यू m काम नहीं करेगी, m डैश काम करेगी, g रहेगा, l रहेगा, एरिया रहेगा। अब इस पढ़ी हुई लेंथ को पता लगाना। अब ये उसी समय पता लग जाएगी जिस समय m डैश की वैल्यू m के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, मामला जब हवा में था तो मास इज इक्वल टू सिंपली वॉल्यूम इनटू डेंसिटी था। एग्री करते हो क्या? लेकिन जिस समय इसको किसी लिक्विड में लटका देंगे, अब थ्रस्ट लगेगा। अब थ्रस्ट कितना लगेगा? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। अब थ्रस्ट कितना लगता है? तो अब थ्रस्ट अगर मैं पता करूं, उत्प्लावन बल, तो हटाए गए द्रव के भार के, तो हटाया गया द्रव का भार कितना होगा? वॉल्यूम हो गया। हाँ, वो और डेंसिटी, ये मटेरियल की डेंसिटी हमने पहले से ले रखी थी 8 × 10⁻3। लिखिएगा इसको, ओरिजिनल थी। हटाए गए द्रव का भार, ये तो मेरा थ्रस्ट होगा, और द्रव है 2 × 10⁻3। मैं एकदम क्लास एर्थ के स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ तुम्हें। ये अब थ्रस्ट हो गया, तो इफेक्टिव कितना होगा? ओरिजिनल माइनस अब थ्रस्ट। तो मेरे ख्याल से v × 6 × 10⁻3 लिखा जा सकता है। क्यों, क्या कहते हो? ये है मेरा इफेक्टिव वेट नई सिचुएशन में। तो पहले मेरा जो m था, इस m की जगह पर मैं लिख सकता था v × 8 × 10⁻3। बोलो, नई सिचुएशन में जो m डैश होगा वो क्या v × 6 × 10⁻3 लिखा जाएगा। और क्या? अरे भार माइनस अब थ्रस्ट, थ्रस्ट तो अब थ्रस्ट इतना है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ओरिजिनल भार था 8, इतना नहीं था। फिनिश योर क्वेश्चन इज फिनिश डाउन। मान लो इसे उड़ाते चले जाओ बिना देखे, ज़्यादा ना उड़ा देना। जो पता चला कुछ एक्स्ट्रा उड़ा दो, ये उड़ा दो, बस इतना ही, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। आ गया आंसर। अंदर अंदर बाहर बाहर, 8 l = 24, l = 3 आ रहा होगा। 3 है, तो कंपटीशन है ओरिजिनल रीजन। अब ये सवाल क्या आपने बोर्ड की किताब में नहीं था? वो 8वां वाला सवाल क्या कहता है? बोला डुबो दिया था, इतने तेल में तो इतना नहीं, पूरा में तो लहसुन में हो गया था, है ना? तो अब आपको सही बात करनी है तो बात करो। अब ऐसे घनचक्करों के चक्कर में घनचक्कर बने हुए हो, बड़ा IIT की तैयारी कर रहे हो ना, कुछ नहीं, सारा माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया मुफ्त में। यार अच्छा करो ना, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी पिछली बार के हमारे 12th के तमाम सारे स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं कि हमें क्या करना है। लिसन माय डियर, अगला सवाल। ये 6 सवाल हो गए, अभी 12 मिनट भी नहीं हुए होंगे। देखना, एक मुफ्त में बैठने वाला एक सवाल तो मैं दे रहा हूँ। उसने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। भैया एक हमारे पास ठोस गोला है, जो बच्चे हमारे हिंदी वाले हैं, सवाल नंबर 7 लगा रहा हूँ। ठोस गोले के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अपने बच्चों को याद करवाता हूँ 2/5 हमारे स्क्वायर। क्यों है? उसने कहा इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली डायमीटर के पैरेलल एक गिवन एक्सिस है। इस गिवन एक्सिस यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। I अबाउट गिवन एक्सिस ए बी इक्वल टू ICM + MR² प्लस MX², MX²। x से डिस्टेंस हो गई ना इससे, MX²। तो ICM तो हमारे बच्चों को पहले से पता है 2/5 MR², जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई माइकलाल बदल नहीं सकता। MX² और होगा, और ये IAB हो गई गिवन AB। तो उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया है उदय। उसने 4 ग्राफ बनाए हैं, तो बोला कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा सही। तो देखता हूँ मैं, वो ग्राफ तुम्हें ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहला ग्राफ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का, यानी IAB का एक्सिस के सापेक्ष ऐसे। दूसरा ग्राफ ऑप्शन नंबर B है, वो ग्राफ ऐसे पैराबोलिक चल रहा है ऊपर को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस x में ग्राफ ड्रा किया गया है। तीसरा ग्राफ का ऑप्शन हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I वर्सेस x है। और चौथा ग्राफ ऐसा ही है लेकिन ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है।
बोलो क्या सही है? ये इसका करेक्ट आंसर। तुमको पता है कि x की वैल्यू 0 होगी तब भी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा, और चिल्ला रहा है कि मैं y एक्सिस हूँ और मैं x एक्सिस हूँ, तो x की 2 घात है, y की सिंगल घात है, तो ग्राफ पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर ये ऐसे होता, कोई माई कलाल ये आंसर सही करने से रोक नहीं सकता। लेकिन x की कितनी घात हो गई है, और y एक्सिस में जो i है उसकी 1 घात है, तो y की 1 घात x की 2 घात क्या बताती है? पैराबोलिक ग्राफ होगा। और x की वैल्यू 0 होने पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से कुछ है, नहीं तो ये ग्राफ भी सही हो सकता था। ये ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि x की वैल्यू 0 होने पर भी पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेंटर ऑफ मास की बात होती है ना। कैसे सवाल आए देख रहे हैं? बिल्कुल अभी तो सैंपल दिखा रहा हूँ, अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि आप अवाक रह जाएंगे। यार ये बोर्ड की किताब में लिखा था, कुमार मित्रा में लिखा था, एस एल अरोरा में लिखा था, क्यों नहीं पढ़ी मैंने? और एनटीए तो गाइडलाइन सीधे सीधे रख दी है कि बेटा पढ़ो, जो बच्चा हमारा 10+2 स्टैंडर्ड की पढ़ाई को अच्छे से करके आएगा उसको हम IIT में दाखिला जरूर दे देंगे। लेकिन क्या बताएं? चलो सवाल नंबर 8। एक आध सवाल तुम्हें स्किप करके चलता हूँ, थोड़ा तेजी से चलता हूँ। 8-9-2 मिनट के लिए स्किप कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल से सवाल होंगे। एक सवाल तुमको कनेक्ट करता हूँ बहुत सरलता से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। कमाल है यार, कैपेसिटर के 2 सवाल आए इस चैप्टर में। कह रहे हैं एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उनके बीच का सेपरेशन d जो गिवन है वो 0.1 मीटर गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में जो E है वो गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर पर कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट। कमाल है यार। अब ऐसे सवाल पूछ के बेइज्जती न करवा रहा है। तो Q बराबर फार्मूला कौन पढ़े हो मालिक? C = का पढ़े हो? A/D × V, और V/D को E नहीं कहते हो। अब एप्सिलॉन 0 होता है, A गिवन है, और V/D से डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, मतलब D की जरूरतें नहीं बचेगी। क्या कहते हो? एप्सिलॉन 0 गिवन है, एरिया गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट गिवन है, तो D की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा है। हाँ, अगर ये वोल्टेज गिवन होता तो D की जरूरत पड़ जाती है। लो लगा लो, निकल जाएगा कि नहीं? निकल गया। वो तो सब डेटा ही भरा भरा रखा है। 8.85 10⁻⁻12 A फॉर एरिया, E फॉर इलेक्ट्रिक। ओह, मतलब हलुआ था तो एक महा हलुआ हो गया। 10 की घात -10 आ गया होगा, यही है। अब उसके आगे देखना, मैं बच्चों को बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। जब गैल्वेनोमीटर वाला कंसेप्ट और केस देता हूँ, सीधा सवाल है उदय, देख रहे हैं 10 to 15 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तब भी सवाल इतने आ चुके हैं। 11वें सवाल पर पहुँचा हूँ। एक गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम। क्या सवाल है? एक गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग G कहा करते थे, जो कितने ओम है? 50। 50 डिवीजन है। इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितने डिवीजन मौजूद हैं? नहीं, 25 डिवीजन, 25 डिवीजन मौजूद है। When a current of 4 × 10⁻⁻4 एम्पियर, 4 × 10⁻⁻4 एम्पियर करंट जैसे इसमें एंट्री करती है, द निडल डिफ्लेक्ट 1 डिवीजन। मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से कहना चाहता है कि हमारी इसकी निडल 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट करती है अगर इतनी करंट जाती है। तो इसकी फुल स्केल मतलब 2500 डिवीजन शिफ्ट करने के लिए इसकी 25 गुना करंट होगी, जिसको मैं IG समझाता था। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके SL अरोरा, NCERT और अपनी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल गई उन्होंने? हाँ, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया है। यूज टू दिस गैल्वेनोमीटर एज ए रेंज ऑफ 2.5 वोल्ट। इस गैल्वेनोमीटर को 2.5 वोल्ट रीड करने वाले वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज करेंगे? तो अब क्या इससे भी सरल सवाल की उम्मीद करते हैं? तो हमने बताया हमेशा कि गैल्वेनोमीटर को एज वोल्ट मीटर बनाना है, हमेशा सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल चुकी है, तो हमने कहा इन दोनों वोल्टेज का सम इसके बराबर होना चाहिए। सीधे डायरेक्ट आके रख दीजिए 2.5 = 25 चौको 100 10 की घात -4। V बराबर आई यार सर 50 ओम इसका रजिस्टेंस है, इसमें जाने वाली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10⁻⁻2 है, प्लस
एक्स्ट्रा वोल्टेज R इंटू 10⁻²। जिन बच्चों ने पढ़ रखा हो, हलवा सवाल निकल गया, इसको इधर उधर करके सेट कर लीजिए। 0.5 आएगा, इसको जाके घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए 10⁻² से, और 200 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर 200 होगा। 200 आ जाओ। एक और सवाल। अब आप ऐसे ऐसे भी चकित रह जाने वाले सवालों को करेंगे जिनका कोई औचित्य नहीं है। 12वां सवाल लगा रहा हूँ, क्लास 10 के बच्चे को दे दिया जाए लाइट का ये सवाल तो वो भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 10th के स्टूडेंट को अगर पढ़ाया हो, हमारे सौरभ ने ही पढ़ाया होगा, हमें तो छोड़ ही दीजिए, वह लगा लेगा। क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ ए रियल इमेज यूजिंग अ बाइकॉन्वेक्स लेंस एज शोन बिलो। एज शोन बिलो, इफ द होल सेट is immersed in a water without disturbing the object and the screen position, what will be the one observed on the screen? क्या कहना? Formation of real image using biconvex lens is shown below. ठीक है। The whole setup is immersed in a water without disturbing the object and the screen position. What will be the one observed on the screen? स्क्रीन पर क्या देखेगा? पहले सुनो। मामला क्या है? बहुत सिंपल सा साधारण सा केस है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है कोई, मैं नहीं जानता उसकी फोकल लेंथ कितनी है, कह दो ये की डायग्राम फिलहाल बना रखा गया, इसलिए बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसकी फोकल लेंथ ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, ये f और यहाँ सुनिएगा। फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग बाइकॉन्वेक्स लेंस शोन बिलो। शोन बिलो, if the whole setup in the immerse in a water without disturbing the object and screen position, then what is the observe on the screen? स्क्रीन पर क्या दिखेगा? चलिए देखता हूँ। मेरी ऑब्जेक्ट फिलहाल यहाँ रखी थी, दोनों के बीच में कहीं, तो मेरे ख्याल से उसकी जो इमेज होगी, पहले मैं आपको रियल फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। हाँ, कर्वेचर के बाहर चली जाएगी, ये पक्का है, कर्वेचर के बाहर चली जाएगी। स्क्रीन मेरी वहीं पर रखी गई है जहाँ पर इमेज बन रही है, कर्वेचर के बाहर चली जाएगी। स्क्रीन मेरी वहीं रखी गई है जहाँ इमेज बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो ये के बाहर चली गई। अब तरह अगर इस पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दें तो क्या होगा? तो पानी में डुबोने पर इस लेंस का क्या होगा, पहले ये पता कर ले। इस लेंस का क्योंकि मामला ग्लास का है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों को पता ही होता है, 3/2 होता है। तो अभी फिलहाल तो ये पिक्चर हमें कुछ बताने में लगी है कि फोकस से बाहर रहेगी। अब क्या होगा, इस लेंस की नई फोकल लेंथ का काम कर लेंगे। आपको तो मैंने बता रखा है इस सिचुएशन में 1/f = n-1 यानी 3/2 -1 1/r1 - 1/r2। बहुत सारे सवाल बताते हैं, क्यों उदय? अब यही लेंस की नई फोकल लेंथ क्या हो जाएगी ये तय कराएगा। अब डुबो दिया गया है तो ANG/ANW और क्या होगा? डुबो देने का मतलब क्या होता है? जब भी कहीं डुबोता है तो मैं हमेशा बताता हूँ ANG/ANW 3/2/4/3। पानी में डुबोने की बात की है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साहिबान बताया नहीं गया है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या सीन बनने वाली है। मुझे लगता है फोकल लेंथ नेगेटिव आने वाली है, चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। f/f ये हो जाएगा 1/2 ऊपर का हिस्सा, और 9/8 - 1, यही तो रहेगा 9/8 - 1 1/8 1/8, इसको काट दे इससे 4 f/f = क्या हो जाएगा 4। यानी हमें ये पता लग गया कि नई वाली फोकल लेंथ पहले वाले की 4 गुनी हो जाएगी। नई वाली फोकल लेंथ पहले वाले की 4 गुनी हो जाएगी। नई फोकल लेंथ पहले वाले की ये बता तो रहे 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई है। जब आप इसको डुबो देंगे तो रहेगा तो कॉन्वेक्स ही, और फोकल लेंथ हो गई है बहुत बड़ी। तो कह रहा है अब कोई आदमी अगर उसी पिक्चर को सबको देखे तो क्या होगा? नो चेंज, मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्ट रियल इमेज, इमेज डिसअपीयर। क्या कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं दिखेगी? फोकस बड़ी हो गई, यहाँ बनेगी। हाँ, अब फोकस इससे बहुत बड़ा हो गया, 4 गुना बड़ा हो गया।
तो स्क्रीन से तो सब कुछ बाहर चला जाएगा ना, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। इसका जवाब होगा स्क्रीन पर। क्यों? स्क्रीन को कह रहे अपनी जगह रखना, सब कुछ अपनी जगह रखना। और इस लेंस की जो फोकल लेंथ हो गई 4 गुनी, तो ये तो यहाँ है 2f करीब यहाँ, तो 4f यहाँ आ जाएगा। क्या दिखेगा? कुछ नहीं। इसकी फोकल लेंथ 4 गुनी बड़ी हो गई है, हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। देखिए स्क्रीन पर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। हो गया सवाल का जवाब। एक बढ़िया सवाल सौरभ, उतने टाइम सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे मसले पर क्या करें। सौरभ ने कहा मैंने तो खूब इसको लगाया दिल से। एक डायमेंशन का सवाल आया है, आप इमेजिन कर सकते हैं। डायमेंशन का सवाल आया है, बोला एल इंडक्टेंस से। अब देखो इसमें क्वेश्चन में स्मॉल एल लिखा गया है, स्मॉल आर, स्मॉल सी, स्मॉल वी लिखा गया है। साला बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा नीचे पढ़े ना तो। बोला एल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है। अब ऐसे तो वी वेलोसिटी लिख रहा है, तो बोलता है एल अपान आर सी वी की डायमेंशन बताओ। तो इसको मैं इज्जत देता हूँ। एल मेरा कैपिटल एल है, आर मेरा कैपिटल आर है, सी मेरा कैपिटल सी यानी कैपेसिटेंस है, वी मेरा जो स्मॉल वी हो कैपिटल है। मैंने क्यू बराबर सी वी करोड़ों बार बताया, इसका मतलब ये चार्ज है। सौरभ बोला कि पहले मैं एल की निकालूंगा, फिर मैं आर की निकालूंगा, फिर मैं सी की निकालूंगा, फिर मैं वी की निकालूंगा, फिर मैं दिख जाऊंगा। यही है ना? देखा तो सी वी क्यू के बराबर होता है। और एक बहुत खूबसूरत सा फार्मूला तो मैं मौके पर बताया करता हूँ, I = I0 e⁻⁻RT/L। याद है कुछ? ये कैपेसिटर वो इंडक्टर की डिस्चार्जिंग का फार्मूला है, और इंडक्टर की चार्जिंग का इक्वेशन हमने IIT में पढ़ाया होता है 1 - e⁻⁻RT/L। और डायमेंशन के हिसाब किताब के मुताबिक ई की घात जब कुछ चढ़ा रहता है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब अगर ये टी फॉर टाइम है तो एल अपान आर भी टाइम होना चाहिए। नहीं, अगर टी टाइम है तो नीचे से अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं इसी चीज़ को, तो भी तो बात एक ही है ना। अगर टी फॉर टाइम है तो ये भी तो टाइम होना, तभी तो टाइम टाइम करके डायमेंशन लेस बनेगा। मैं तो हमेशा बताया कि ई की पावर लिखी हो डायमेंशन लेस होती है, तो ये भी टाइम ही होगा, यानी एल अपान आर टाइम होगा। एल अपान आर क्या होगा? टाइम। और क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, तो ये चार्ज है क्यू, बोलो। और क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा है बचपन से IT, एम्पियर इंटू टाइम। तो टाइम टाइम उड़ा दो, इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी? एम्पियर इनवर्स। और नहीं पता चला, पहले एल की निकालो, फिर आर की निकालो, फिर सी की निकालो, फिर वी की निकालो, फिर खत्म हो जाओ, कहीं गलत हो जाए। अच्छा था। अब देखो एक वर्क पावर एनर्जी का सवाल, मैं 14 सवाल बता गया दोस्त इतनी देर में। 2500 सवाल ही आना है पेपर में। ओरिजिनल पेपर दोस्त मेरे यहाँ पे बारिश बहुत हो रही, लगता भयानक हो गया मौसम, बहुत बारिश भी हो रही है और बहुत भयानक मौसम हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 डाल पार्ट लगता है सब कुछ और ही होने वाला है पृथ्वी के साथ पूरी। ढूंढते हैं हम लोग यहाँ एंटीबायोटिक चक्कर में पड़े, पता निकल क्या हो रहा है। चलो, ए पार्टिकल ऑफ मास m 20 ग्राम इज रिलीज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 × 5 मीटर/सेकेंड along the curve। ये कटोरा में चली जा रही है। देखना क्या सवाल आया है। ये तो मक्खन, यहाँ पर एक 20 ग्राम की बॉडी लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंची है, और लोवेस्ट पॉइंट जब इस टॉप से 10 मीटर नीचे, तो आपको तो पता चल जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से यहाँ की पोटेंशियल यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। वहाँ पोटेंशियल थी mgh की जगह 10, नीचे आके कुल काइनेटिक बन जाएगी ½ बात खत्म हो गई। v की वैल्यू यानी v² की वैल्यू v निकालते तो √20 g की जगह 9.8 लिखवा दूँ, 196 हो जाएगा ये। हाँ 196 तो बनेगा, 196 का वर्गमूल 14।
इस जगह पर इसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इस जगह पर इसका लीनियर मोमेंटम p निकालता तो मास इंटू वेलोसिटी होता, मास इंटू वेलोसिटी। इनकार तो नहीं करते, कहानी खत्म। 28/100 यानी 0.28 ये लीनियर मोमेंटम होता। इसने क्वेश्चन उठाया है कि इससे और थोड़ा ऊंचे चले जाओ, जहाँ जो कि यहाँ से और 10 मीटर ऊपर है, इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की बेसिक थीम मैंने बताई है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम मैंने निकाल लिया है और इस पॉइंट से एंगुलर वो मोमेंटम चाहिए। तो क्या है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, तो 0.28 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, एंगुलर मोमेंटम j मिल जाएगा। 28 दूना 56 होता है, 0.28 इंटू 20 करेंगे, 28 दूना 56 होता है। पॉइंट खिसका दो, आंसर आपके हाथ में होगा 5.6 यानी 6 के बराबर होगा। अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो 5.6 इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर है? 8, 3, 2, 6 किसके बराबर लिखोगे? 6 के बराबर। ऐसे भी सवाल आ रहे हैं दोस्त, क्या करोगे? कुछ सवालों में तो बिना एफर्ट लगाए सवालों के जवाब निकाल देने बाबू, ऐसे से सवाल उठा लिया है सारे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसे पेपर भी बना देता है क्या। कितनी देर का वीडियो होगा देखो, टाइम चेक करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना। रुक दो एक सवाल और बताता हूँ। अभी तो बहुत सारे 15 सवाल तो मैं लगा चुका, और 15 सवाल लगाने में और 15 मिनट लगेगा। कह रहा था रेडियो, अब एक और सवाल लगा दे रहा हूँ। क्या था, रेडियो एक्टिव डीके चेन। हाँ, क्या सवाल है। हाँ, ओरल लगाने वाले सवालों को बच्चों क्लास में लगवाता रहता हूँ। इन सब सवालों को कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसे भी सवाल आते हैं। एक थोरियम है 9232, रेडियो एक्टिव डीके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस ये है, इससे 6 अल्फा निकल गए हैं भाई साहब, और 4 बीटा निकल गए हैं। जो नया एलिमेंट बना है, कसम से बता रहा हूँ, यही सवाल में सैकड़ों बार करवाया होगा बोर्ड की किताब में। क्यों होते? अल्फा निकलने से क्या होता है, इसमें 2 उसमें 4 कम होता है। 6 अल्फा निकल रहे, तो 6 अल्फा निकलने से ऊपर वाले में 24 कम हो जाएगा, नीचे वाले में 12 कम हो जाएगा। तो एक बात पक्की है कि नया जो एलिमेंट बनेगा, इसको 6 अल्फा निकलने के बाद, मान लो कुछ ए जो भी बन जाता है, दो कि मिस्टर यक्स तो यही है, वाई निकलेंगे, इसमें 12 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 78, और उसमें 24 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 208। पक्का है? अब 4 बीटा निकलने से क्या होता है? 1 प्लस किसमें? इसमें 1 प्लस होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसमें 4 बीटा निकलने से 4 प्लस हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू 82 हो जाएगी, और इसका कुछ नहीं होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, ए की वैल्यू 82, जेड की वैल्यू 200। ऐसे भी सवाल आते रहते हैं। चलो भाई, और सवाल देख लो, आपकी दिली तमन्ना पूरी कर लेता हूँ। 2, 4, 6 सवाल और मैं सारे क्वेश्चंस आप सामने आइए, मैं जितने सवाल कहेंगे लगा देंगे। अब देखिए एक और अच्छा सवाल, सर उतने टाइम लोग लगा रहे थे, कितना खूबसूरत सा सवाल था ये। प्रेजेंस आप माइंड भी नहीं लगाना है ऐसे सवालों में, बस अचानक सर की फिजिक्स पढ़नी है प्यार से। क्वेश्चन था कि एक सर्कुलर रेडियस है, ऑर्बिट है, उसकी रेडियस r1। क्या है इसकी रेडियस? r1। यहाँ पर एक पार्टिकल पोजीशन ए पर इधर को वेलोसिटी करता रखा है v, ए पर, ए पॉइंट का नाम ए है। एक पार्टिकल दूसरे सर्किल में जिसकी रेडियस साइड 2r बताई गई है कि r2 बताई गई, r2 बताई गई है। ये अंदर वाली रेडियस r1 है, बाहर वाली रेडियस r2। r2 रेडियस में वो वेलोसिटी का वेक्टर नीचे को है, इसकी पोजीशन b बताई गई है। हमसे सवाल उठाया गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू π/2 ओमेगा। π/, अब ओमेगा के बारे में सभी लोग जानते हैं, 2π/t होता है। पाई उड़ा डालो, t/4।
कितना टी बाई 4 यानी चौथाई चक्कर। तो सुनो भैया, चौथाई चक्कर अगर ये चलेगा ये पार्टिकल, तो चौथाई चक्कर बाद बाबू उदय इसकी वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी आपसे मांगूंगा तो v बराबर आर ओमेगा बोलेंगे, तो इसकी वेलोसिटी को v ये बोलो। इसकी रेडियस है r1 और ओमेगा की जगह ओमेगा, कोई तकलीफ? चौथाई चक्कर ये भी चलेगा, तो चौथाई चक्कर यहाँ पर ऐसे उल्टा घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी को मैं v बोलूँगा, और वो r2 ओमेगा हो जाएगी। बोलो, ओमेगा दोनों का सेम है ना। अब वो r1 ओमेगा, वो r2 ओमेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है va माइनस vb, तो इसमें से इसको घटाने जाएंगे तो ओमेगा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? r1 माइनस नहीं है, अब डायरेक्शन निगेटिव आई है, उधर को हो गई, तब वो r2 माइनस r1 हो जाएगा, वेक्टर i हो जाएगा। हो गया क्या? क्योंकि r2 बड़ा है, r1 छोटा है, और वेक्टर i के साथ ही बोलना है। ऐसे भी सवाल है। अब देखो कुछ बच्चे और देखना चाहें तो वो भी तो बहुत ऐसे सवाल हैं यार, जिनको एक एक लाइन में एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन। अब ऐसे सवाल भी क्या नहीं लगाएंगे जिन सवालों को कुमार मित्तल में उठा उठा कर रखा जाता है। अगर फ्लेवर समझ में आता तो डेटा सहित मैच करवा दिया है दोस्त। आप कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि ऐसे सवाल IIT सीधे पूछ सकती है। बच्चे हमारे 12 वाले अब तक इन सवालों को जिन्होंने पढ़ा तो ओरल लगा चुके हैं। मैं अपने 12 वाले बच्चों को ओरल लगवाता हूँ, इन सवालों को छूने नहीं देता हूँ, कलम ना चलाने के लिए बाध्य करता हूँ। क्यों उदय? ओरल ही तो है। बोला अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 फैरेड है तो कह रहा है सी की वैल्यू क्या होगी? ये सी होगी, और ये 2 2, ये भी 2, ये सब 2 2, और ये इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.5 है, तो सी की वैल्यू बताओ क्या करेंगे? 2 के साथ 2 का पैरेलल 4, 4 के साथ 2 की सीरीज, 4 दूनी 8 अपान 6 हो गया ना। 2 के साथ 2 की सीरीज 1, 1 के साथ 1 का पैरेलल 2, 2 के साथ 2 की सीरीज 1, इस 1 के साथ 8/6 का पैरेलल 1 + 8/6 यानी 4/3। इनका जो आ जाए उसका सी के साथ सीरीज, जो आ जाए उसका सी के साथ सीरीज, इसे कैलकुलेट करते तो 7/3 आता, तो 7/3 इन प्लस सी, यही होता ना। और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर? 0.5 को 1/2 लिखा जाए, क्यों ना लिखा है? दोनों को मल्टीप्लाई या 5 सम से डिवाइड, दोनों का मल्टीप्लाई, बस सी के लिए सॉल्व कर लेना, रिजल्ट बढ़िया है। ऐसे तो सारे सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं है। देखो 5 सवाल मैं फिर बच्चों से कहता हूँ ऐसे होते हैं जिनको ना टच किया करो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई फांसी नहीं चढ़वाएगा। लेकिन अगर 5 सवाल वो वाले टच करने लगे जो बिना किसी मतलब के हैं तो फांसी जरूर चढ़ जाओगे। नहीं चढ़ोगे तो स्वर्ग पा जाओगे, और अगर उनको चलाने लगे तो बेमतलब मारे जाओगे। इसलिए अच्छे अच्छे सवाल मैंने 15-20 आपको बता डाले। चलिए बहुत लंबी हो गई वीडियो, थैंक यू।